हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है नया हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हमने जो सीजीपीएससी का मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, जो विज्ञान का हिस्सा है साइंस पोर्शन, उसके फिजिक्स टॉपिक को हमने जो स्टार्ट किया है वो उसमें ऑप्टिक्स के ऊपर का जो जितना सिलेबस था, जितना टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको प्रीवियस लेक्चर्स में देखे भी होंगे, इन सभी की वीडियोस अपलोडेड हैं। अब अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में कुछ अंतर जरूर है इस टॉपिक को लेकर। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि इसकी बेसिक्स कैसे हैं, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे हिंदी में बात करेंगे तो इसे हम विद्युत के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वास्तव में बना किस चीज़ से है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड है वो एक प्रकार से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के स्टडी से रिलेटेड है, या इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक, जैसे पदार्थ की हम बात करते हैं, कोई भी पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। अणु परमाणु, जो परमाणु होता है, जैसे कोई एक परमाणु की हम बात करते हैं, एक परमाणु का आकार या उसकी संरचना कैसी होती है? मध्य में केंद्रक होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मौजूद होते हैं, एवं इसके बाह्य में इस तरीके से कोश मौजूद होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहता है इस तरीके से। तो बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो मुक्त अवस्था में है, यह इलेक्ट्रॉन जब किसी प्रकार से कुछ बाह्य बल इसके ऊपर आरोपित होता है या कोई और हम विद्युत बल इसमें अप्लाई करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़कर बाहर आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष को छोड़कर बाहर आता है, इस स्थिति में अब यह मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाया। अब इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति दो हो सकती है, या तो ये स्थिर अवस्था में कहीं रह सकता है या ये गतिमान अवस्था में हो सकता है। तो अपने स्थिर या गतिमान अवस्था के अनुसार ये विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी प्रभाव को जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स के जिस हिस्से के अंतर्गत या जिस ब्रांच के अंतर्गत पढ़ते हैं वो ब्रांच ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम किस प्रकार से ऐसे डिफाइन करेंगे या किस प्रकार से समझेंगे? इलेक्ट्रिसिटी मतलब है ये सीधा सीधा सा है स्टडी ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रभाव की पढ़ाई ही या उसके बारे में जानकारी लेना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। अब हमने देख लिया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो स्थितियां हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन की जो दो स्थिति है, ये दो स्थिति या तो वो स्थिर अवस्था में होगी या तो वो गतिमान अवस्था में होगी। तो इसके दो कंडीशन हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में हो और दूसरा है इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में हो। जब इलेक्ट्रॉन स्थिर अवस्था में होती है उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत, और जब एक गतिमान अवस्था में हो तो हम इसे धारा विद्युत कहते हैं। अब स्थिर विद्युत के अंतर्गत कौन कौन से प्रभाव हैं जो एक इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है और उसकी पढ़ाई हमें करनी है। तो स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो हमें बात करना है, स्थिर विद्युत का तात्पर्य यही हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पोजीशन पर होगा, एक किसी जगह पर स्थिर अवस्था में होगा, तो वो अपने आप से कितने प्रकार के प्रभाव उत्पन्न कर सकता है या करेगा। तो वो जो प्रभाव है उस प्रभाव की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें आवेश के ऊपर चर्चा करेंगे। आवेश के बाद दूसरा आता है बल निरूपित होता है। इस बल को हम कूलाम के नियम से समझेंगे, कूलाम का नियम। तीसरा हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे।
चौथा, विद्युत विभव की चर्चा भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर विद्युत के अंतर्गत की जाती है। और पांचवा जो बात है वो है कुछ हद तक संधारित्र कैपेसिटर की जो बात होती है, इसका जो कंटेंट है वो स्थिर विद्युत के अंतर्गत बताया जाता है। तो जब स्थिर विद्युत की बात करते हैं तो स्थिर विद्युत में हमें इन टॉपिक के ऊपर चर्चा करना है। आवेश, बल अर्थात दो आवेश के मध्य लगने वाले बल की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कूलॉम के नियम से समझेंगे। विद्युत क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे, विद्युत विभव के ऊपर बात करेंगे, एवं संधारित्र चूंकि सिलेबस में नहीं है तो हम इस टॉपिक को हटा देंगे, ये कंटेंट हमारे सिलेबस पर नहीं है। अब धारा विद्युत की बात करेंगे तो इसमें पहला चीज जो हम पढ़ते हैं वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा जो चीज है हमें चर्चा करना है इसमें वो है प्रतिरोध, या इसी में प्रतिरोधकता, इसकी बात है। तीसरा जो कंटेंट आता है इसमें वो है कुंडली। कुंडली भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए हम इस कंटेंट को भी लीव इट करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमें हमारे सिलेबस में मूल रूप से जो चीज़ों को पढ़ना है इस इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत, आवेश से संबंधित चीज पढ़ना है, बल के बारे में पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, विद्युत विभव के बारे में चर्चा करना है, विद्युत धारा के बारे में चर्चा करना है, प्रतिरोध के बारे में चर्चा करना है, प्रतिरोधकता एवं इनसे संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। धारा विद्युत के अंतर्गत एक और चीज आता है वो है शक्ति। इसके अंतर्गत एक और आता है ऊर्जा की गणना करना। ऊर्जा की गणना अर्थात विद्युत ऊर्जा जो खपत हो रही है उसकी हम गणना कैसे करेंगे, उसके आधार पर बिजली का बिल जो घर में आता है उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, वो इस टॉपिक के अंतर्गत है। तो हमारा सिलेबस में मूल रूप से कितने टॉपिक को हमें समाहित किया गया है, कितने टॉपिक को अपने को पढ़ना है, वो यहां हमने लिख दिया। अब हम शुरुआत करते हैं अपने एक महत्वपूर्ण बात को लेकर। स्थिर विद्युत की बात करते हैं तो स्थिर विद्युत की यदि परिभाषा वैसे तो सामान्यतः नहीं पूछा जाता है, मगर यदि पूछा गया तो आवेश जब स्थिर अवस्था में हो या इलेक्ट्रॉन जब स्थिर अवस्था में हो और उसके कारण वो जिस प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है उस प्रभाव को ही या इलेक्ट्रॉन जब स्थिर अवस्था में होती है और उसके कारण जो प्रभाव उत्पन्न करता है वो विद्युत की पढ़ाई ही स्थिर विद्युत कहलाती है, स्थिर विद्युत के अंतर है। इसी प्रकार से धारा विद्युत के बारे में है। तो हमारा अब जो टॉपिक है शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वो है आवेश अर्थात चार्ज, इसके बारे में बात करते हैं। अब चार्ज की जब बात करते हैं, यहां इस टॉपिक को हमने यहां अलग से अब लिखा। पहला टॉपिक है आवेश, पहला जो चीज है हम इसकी चर्चा करते हैं। आवेश क्या है, चार्ज, व्हाट इज चार्ज। ऐसे देखा जाए तो आवेश का कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। हम कोई भी बुक उठाकर देख लें, हमें आवेश का कोई एक मूल परिभाषा प्राप्त नहीं होता। तो आवेश को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आवेश के बारे में हम एक पर्टिकुलर एक डेफिनेशन यदि बनाने की बात करें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो आवेश वास्तव में क्या है, आवेश एक प्रकार का प्रभाव है। कैसा प्रभाव है, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर गति कराया जाता है। हालांकि यह गति स्पर्श अवस्था में, तो इसको हम बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर स्पर्श गति कराया जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं। अर्थात यह है कि हमारे पास ये एक सतह है और ये दूसरी सतह है, दोनों सतह को हम, ये दोनों वस्तु की इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। हमने इसको क्या किया, गतिमान अवस्था में आए।
तो इसके कारण इन दोनों सतह को जब हम अलग करेंगे तो इस सतह के ऊपर और इस सतह के ऊपर एक प्रभाव उत्पन्न होगा। वो प्रभाव ही हमारा आवेश कहलाता है। ये एक इसकी परिभाषा थी। तो वो प्रभाव क्यों उत्पन्न होता है, आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण पुनः इसी बात पर आ जाता है कि जैसे हम देखें कि कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु पर यह नाभिक होता है, जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है, उसके बाह्य कोश में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। जब हम क्या करते हैं, दो सतह को आपस में टकराते हैं या दो सतह एक दूसरे के ऊपर जब रब करते हैं, फ्रिक्शन होता है, उस अवस्था में इस बाह्य कोश की इलेक्ट्रॉन को यदि समुचित ऊर्जा प्राप्त हो जाए या इतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए जितनी ऊर्जा से ये अपने बाह्य कोश को छोड़कर बाहर आ सकता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने कोश से बाहर आया और दूसरे सतह में जाकर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। सामान्य शब्दावली की हम बात कर रहे हैं, हम अभी केमिस्ट्री के रूप में बिल्कुल मेटर उसकी प्रॉपर्टी के तहत हम अंदर नहीं जा रहे हैं। हम सामान्य रूप में इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और ये किसी दूसरे के सतह में जाकर चिपक गया। इसका सामान्य सी बात है कि ये एक मटेरियल है, ये किसी दूसरे मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस मटेरियल को वो स्टेबल करने का प्रयास कर रहा है और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देके अपने आप को स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होता है मूल रूप से कि जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर एक धन आयन, एक धनात्मक आवेश बढ़ जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर एक ऋणात्मक आवेश बढ़ जाता है। हालांकि ये धन और ऋण कैसे होता है इसको हम अलग से 5 मिनट के क्लिप में समझ लेंगे कि क्यों पॉजिटिव और निगेटिव आयन्स फॉर्म होते हैं, क्यों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। तो ये जो धन और ऋण आया, ये धन और ऋण का अपना एक प्रभाव होता है। ये प्रभाव होता है कि वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो प्रभाव हुआ आकर्षण करने का, वो किनके कारण हो रहा है, इस धनात्मक और इस ऋणात्मक चीज के कारण ही हुआ। इसी कारण इसे किस नाम से बताया गया, इसे आवेश कहा गया। अब चूंकि आवेश की उत्पत्ति मूल रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन से ही हुआ, तो ये आवेश के बारे में जब हम बात करते हैं तो आवेश की परिभाषा है कि ये एक प्रकार का प्रभाव है जो उत्पन्न होता है कब, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के ऊपर स्पर्श रूप में गति कराया जाता है। ये आवेश की बात है। अब आवेश को डिनोट किससे किया जाता है, हम आवेश को डिनोट करते हैं हमेशा Q। आवेश या चार्ज है, इस चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटे q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये Q है। अब आता है आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है और दुनिया में मौजूद प्रत्येक भौतिक राशि की अपनी एक इकाई होती है। तो आवेश का इकाई क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी दूसरे में चला गया तो एक ऋण आवेशित हुआ और एक धन आवेशित हुआ। तो कितने मात्रा में वो ऋण आवेशित हो रहा है और कितने मात्रा में वो धन आवेशित हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो जब कभी भी हम उस मात्रा को बताएंगे तो हम उसको एक आंकिक मान से बताने का प्रयास करेंगे। तो आवेश जो है हमारा, इस आवेश का, ये आवेश है, इस आवेश को हम डिनोट किससे करते हैं, Q से। इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक है कूलाम। क्योंकि कूलाम ने ही क्या किया था, इस आवेश के ऊपर या इस आवेश और उसकी प्रकृति के ऊपर स्टडी किया था और इनके द्वारा जो बल आरोपित किए जाते हैं उनसे संबंधित उसने नियम दिया था। तो यही चीज हमारा कहलाया, कूलाम ने अपने सरनेम को ही आवेश का मात्रक बनाया। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ, कूलाम हुआ। अब सबसे छोटा आवेश जो उत्पन्न हुआ वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से हुआ। तो ये बात जरूर आता है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो रहा है तो कितना आवेश, मतलब कितने मात्रा में, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा जो कि उसमें ट्रांसफर हुआ। तो ये माना गया, ये कैलकुलेट किया गया कि एक इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर हो तो उस स्थिति में जो कूलम की मात्रा या जो आवेश की मात्रा जो स्थानांतरित होती है वह मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
कूलम के लिए हमने C कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया। अब देखेंगे, अर्थात ये क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। देखिए बात को ध्यान से समझना है कि यहां 2-3 साइंटिस्ट के नाम के बारे में आप सुने होंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि जब आवेश का मात्रक की बात करते हैं, आवेश इसकी मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक है कूलम, मगर मूल रूप से जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में दो नाम आता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने की थी। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम आवेश होगा, इसकी गणना किसने की? तो सामान्यतः हम कंफ्यूज होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश है, उसकी गणना हम के लिए जब आता है कि इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश होता है, ऐसा बोल दिया गया। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मिला हमें, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आया कहाँ से, इसे ढूंढा किसने, ये कैलकुलेट किसने किया कि एग्जैक्ट इतना वैल्यू होता है? तो हमारे मन में सामान्य जागरूकता आती है कि यदि कूलम उसका यूनिट है तो कूलम नहीं ढूंढा होगा। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन की बात किया तो इलेक्ट्रॉन की खोज जिसने की है सर जे थॉमसन ने, तो उनका नाम आता है। मगर ये दोनों उत्तर गलत हैं। ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू की खोज किसने की थी? मिलिकन्स। मिलिकन्स ने अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन्स ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज अपॉन मास का जो अनुपात निकाला, आवेश बटे द्रव्यमान का जो अनुपात निकाला, इसके आधार पर उसने एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होगा उसके बारे में गणना करके बताया, और वो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछा जा चुका है कि इलेक्ट्रॉन में आवेश की गणना किसने की थी, तो ये उसका हुआ। तो हमने जो बात देखा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो स्वाभाविक सी बात है, दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि एक कूलम, देखिए आप 10⁻⁹ की बात करेंगे, 10⁻⁹ बहुत ही सूक्ष्म मान है, बहुत ही मिनिमम वैल्यू है, शून्य के समतुल्य है। अर्थात ये देखें कि एक इलेक्ट्रॉन पर तो इतने आवेश हैं, दो इलेक्ट्रॉन में कितना हो जाएगा, ये 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अर्थात इसका मात्रा बढ़ गया, 1.6 से 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे 3.2 हो गया। जब आप इसको 3 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये मान थोड़ा और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। अब आप देखते चलें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तो आवेश की मात्रा भी बढ़ते जा रही है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन की मात्रा या इलेक्ट्रॉन की संख्या एक निश्चित स्थान पर बढ़ाने की बात कर रहे हैं। एक निश्चित स्थान पर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी तो उस जगह पर मौजूद आवेश की मात्रा भी बढ़ते जाएगी। मगर फिर भी देखिए अभी सभी जगह 10 की घात ऋण 19 ही मौजूद है। अर्थात अभी भी ये बहुत ही छोटी राशि है। ऐसे बढ़ते जाएंगे तो दिमाग में एक चीज आएगा कि एक कूलम आवेश होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अर्थात देखिए इसको हम बढ़ाते एक कूलम तक ले गए। ये 1.6 है, 3.2, 4.8, मगर ध्यान दीजिएगा 10⁻⁹ जब 10 की घात में ऋण होता है तो वैसे शब्दों का तात्पर्य होता है 0.000000। इस तरीके से आप 19 पोजीशन तक लेकर जाएंगे तो वो तो वैसे ही बहुत छोटा मात्रक है। तो ये एक सामान्य प्रश्न आता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम आवेश होता है, तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या जब आवेश की मात्रा 1 कूलम हम लेंगे उस स्थिति में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन है, सिंपल सी बात। यदि आप इसको प्रश्न के रूप में लिखेंगे
कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह सिंपल सी बात है, एक कूलम है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे हम कि जब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो डिजिट है इसको पूरा का पूरा इधर आप शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर। जो यहाँ गुणा के रूप में है कूलम के साथ में, वो यहाँ आकर भाग हो जाएंगे। ये हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन बटे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 की घात ऋण 19 ऊपर जाकर हो गया 10 की घात धन 19 बटे 1.6 इलेक्ट्रॉन, इतना हो गया। अब आप देखेंगे 1.6 है तो 1.6 को 16 बटे 10 लिखा जा सकता है, और ये 10 पुनः ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात 20 हो जाएगा। 10 की घात 19 पहले से था, यहाँ से 10 ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा, 10 की घात 20। ध्यान देंगे 10 की घात 19 गुणा 10, इसका घात कुछ नहीं अर्थात 1 है। जब आधार समान होते हैं तो दोनों के घात आपस में जुड़ जाते हैं, ये जुड़कर 10 की घात 20 हो गया। अब 10 की घात 20 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो 10 की घात 20 है उसे किस रूप में लिखा जा सकता है, 100 गुणा 10 की घात 18 बटे 16, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हैं हम। 10 की घात 20 है, 2 शून्य को बाहर निकाल दिया तो बन गया 100 गुणा 10 की घात 18 बटे 16 इलेक्ट्रॉन। अब इसे कैंसिल आउट कर दो, 16 एक कम, 16 छक्के 96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80। आप अपने कॉपी में इसको काउंट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर मिलेगा। तो इसका तात्पर्य हुआ एक कूलम में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो देखेंगे एक कूलम आवेश होने के लिए 6.25 गुणा 10 की घात 18, 10 की घात 18 मतलब क्या होगा, हजार 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 करोड़, इस टाइप की राशि है ये। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तब एक कूलम आवेश बनता है। तो ये बात इतना बताने के लिए पर्याप्त है कि इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी राशि है, इलेक्ट्रॉन का आकार कितना छोटा है कि 10 की घात 18 के रेंज में जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं तब कहीं जाकर एक कूलम आवेश बनता है, बस। अर्थात इलेक्ट्रॉन कितनी छोटी क्वांटिटी है ये समझ में आ गया होगा इस चीज को देखकर। तो ये हमने अभी आवेश के बारे में बात किया, ये आवेश से रिलेटेड एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट था। इससे आगे की चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल बेसिक है, और मैं आप सबसे पुनः एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप क्लास 10th की साइंस की बुक अपने पास में रखें। संभव हो तो क्लास 12th की भी बुक आप साथ में रख सकते हैं, और चाहे किसी भी मीडियम से हो, आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम। और आप इस वीडियो को देखने के पश्चात एक बार बुक का रीडिंग जरूर करें, क्योंकि सामान्यतः बुक रीडिंग की हैबिट धीरे धीरे खत्म होते जा रही है, तो उसको पुनर्जीवित करना आवश्यक है। और जब तक पुस्तक नहीं पढ़ेंगे तब तक सही रूप से ज्ञान हमें प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद।